अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IamTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज जो हमारी वीडियो है वो पास्ट टेंसेस पर है, जिसमें हम उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो आगे टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स की भी टाइप्स, और उनमें मौजूद एग्जांपल्स उनकी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे। ये जो पास्ट टेंस है इस पे एक मुकम्मल वीडियो मैं बना रहा हूँ मुकम्मल टोटल टाइप्स और एग्जांपल्स पर। तो मुझे आपकी सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं आगे फ्यूचर और प्रेजेंट की भी बना सकूँ। उसके लिए आप हमारी जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट लाजमी करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट हमारे पास है क्या। तो यहाँ पर है जी, आर टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन डैट हैज़ हैपेंड और अ स्टेट डैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड। कि यानी कोई ऐसा काम होना जो पहले हो चुका हो, ठीक है, वो क्या होता है, वो माजी होता है। ठीक है जी, वो ज़माना माजी होता है। जैसे हम कहते हैं ही वेंट टू स्कूल, के वो स्कूल फिर जाता था। ठीक है जी, शी बेक्ड अ केक, वो केक बनाती थी। ठीक है जी, इसका उर्दू में मैंने करने की कोशिश की है कि अंग्रेज़ी ग्रामर में माजी का ज़माना माजी में पेश आने वाली अफ़ाल या वाक़यात को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो माजी हमारे पास जब भी हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं या फिर होती रही थी या फिर हो रही हैं अब तक, ज़माना माजी से लेकर अब तक जो हो रही हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है आपको पास्ट की समझ आ गई होगी। पास्ट की हमने एग्जांपल्स भी देखी और इसकी डेफिनेशन की तरफ भी हम मुतवज्जा हुए। अब इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो इसके 4 टाइप्स हैं जी। इसकी जो 4 टाइप्स हैं उनमें सबसे पहली जो टाइप आती है वो हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस आ जाता है। फिर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस, फिर हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पास्ट टेंस सिंपल टेंस है उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में एक मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला उस पर नज़र दौड़ाएंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो कहता है दी फॉर्म ऑफ अवर यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन डैट हैपेंड बिफोर द प्रेजेंट टाइम एंड इज़ नो लॉन्गर हैपनिंग। अच्छा, किसी भी टेंस में ऐसी वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं जिससे ये साबित होता है कि ये जो काम है वो प्रेजेंट टाइम से पहले यानी हाल से पहले हो चुका है, यानी माजी में हो चुका है और अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वो काम हो चुका है और अब एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे वो स्कूल जाता था, वो जाता था लेकिन अब तो नहीं ना जाता, फिनिश हो गया, तो वो स्कूल जाता था। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है कि इट इज़ यूजुअली फाउंड बाय एडिंग ईडी। हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म है जब हम यूज़ करते हैं तो ईडी फॉर्म जो है ना वो यूज़ होती है। वैसे मैं कहूँ तो सिंपल पास्ट टेंस में मेरे पास जो वर्ब की फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। किसी भी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है जी, तो इसमें जो हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास एक रेगुलर वर्ब आता है जिसमें किसी भी वर्ब के आगे ईडी का इजाफा होता है, और एक ही रेगुलर वर्ब आता है, हो सकता है सेकंड जो मेरे पास वर्ब की फॉर्म है, सेकंड वर्ब की फॉर्म है, उसमें क्या हो कि उसमें ईडी ना आया हो बल्कि वैसे ही लिखा हो। जैसे पहली रेगुलर वर्ब की फॉर्म है आई वॉक टू दी स्टोर यस्टरडे। ठीक है जी, मैं कल स्टोर गया, मैं कल स्टोर गया। अब वो चला गया है, आज जा नहीं रहा बल्कि वो चला गया है, तो उसने अपना काम ख़त्म कर दिया और आज नहीं किया बल्कि कल किया या पिछले किसी टाइम में किया। तो उसने टाइम भी ख़त्म कर, अपना काम भी ख़त्म कर लिया और अब माजी में किया, लेकिन अब इस टाइम नहीं किया बल्कि माजी में किया। जैसे आई एट ब्रेकफास्ट या आई एट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मैंने इस मॉर्निंग यानी इस सुबह नाश्ता किया। अब इस सुबह मैं नाश्ता कर चुका हूँ, अब कर नहीं रहा बल्कि कर चुका हूँ। मैं किसी काम को डन कर चुका हूँ, बिल्कुल ख़त्म कर चुका हूँ, चाहे वो पिछले 1 मिनट में ही क्यों नहीं। तो उसे हम पास्ट सिंपल टेंस के ज़मरे में लाते हैं। अच्छा, इसको उर्दू में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो फ़ाल की शक्ल किसी ऐसे अमल को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूदा वक्त से पहले हुआ था और अब नहीं हो रहा। किसी काम की ऐसी शक्ल है जो इस वक्त से पहले हो चुका है, चाहे वो 1 मिनट पहले हुआ है चाहे वो 2 मिनट पहले हुआ है, और अब वो नहीं हो रहा, मतलब भी वो डन हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है।
ठीक है जी। इसके अलावा वो ही नोट मैंने उर्दू में बाकायदा लिख दिया है, आप वीडियो पास करके भी इसे आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा उर्दू में मैंने मिसालें देने की कोशिश की, जैसे रेगुलर वर्ब के लिए मैंने बाकायदा फ़ाल का यूज़ किया। मैं कल दुकान पर गया था, ठीक है, और फासद फ़ाल मैंने आज सुबह नाश्ता किया। अब इसकी कुछ टर्म्स के बारे में जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, या फिर आप कह सकते हैं आगे से हमारे पास टाइप्स भी हैं। तो इसकी बाकायदा 4 टाइप्स हैं, लेकिन मैंने इनको 3 जो है ना वो हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को मैंने अलग रखा है, फिर नेगेटिव सेंटेंस को अलग रखा है और इंटेरोगेटिव को अलग रखा है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इसको 4 तरीके हैं लिखने के, लेकिन वो आते हैं उसकी कंडीशन के मुताबिक। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक्टिव वॉइस को देखते हैं। एक्टिव वॉइस में हमारे पास जो मैं बस फार्मूला यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि मैं बाकायदा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है एक्टिव वॉइस के लिए, तो उसके लिए जो फार्मूला है आपके सामने है कि सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। मतलब कि यहाँ पर मेरे पास सेकंड फॉर्म होनी चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और आगे ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे जॉन कुक्ड डिनर, ठीक है जी, जॉन ने क्या किया कि रात का खाना पकाया। अब यहाँ पर कुक जो है वो कुक की सेकंड फॉर्म है, और हमारे पास आप ध्यान से देख सकते हैं कि सब्जेक्ट पहले आ रहा है, फिर मेरे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, फिर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का एक सिंपल सा फार्मूला होगा। पैसिव वॉइस की तरफ चलते हैं, तो पैसिव वॉइस थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। इसके लिए आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि जहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखते थे वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और पहले हम हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं करते थे। यानी सिंपल सा एक सेंटेंस था जिसमें एक सब्जेक्ट था, एक वर्ब था और एक ऑब्जेक्ट था। लेकिन जैसे ही हम पैसिव वॉइस की तरफ जाते हैं तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ता है पास का। तो पास का जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज या वर यूज़ होता है। फिर हमारे पास इनके बाद लगती है पास पार्टिसिपल, यानी हमारे पास थर्ड फॉर्म लाजमी लगेगी। वाज वर के बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद बाय लगेगा, और फिर हमारे पास सब्जेक्ट अगर हुआ तो। सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हो सकता है ना भी हो और सब्जेक्ट हो सकता है हो भी। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप पैसिव वॉइस लिखें तो आप ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, उसके अंदर वर्ब टेंस के मुताबिक, यानी आप फ्यूचर कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर आप पास कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप क्या करेंगे, उसमें आप उसमें हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करेंगे। पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि वाज वर या इज़ आर एम, या फिर हमारे पास विल बी शैल बी, और फिर हमारे पास पास पार्टिसिपल, यानी हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। पैसिव वॉइस का आप ध्यान से नुक्ता नज़र देख लें कि पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारे पास बाय आएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हो सकता है उसमें मौजूद हो चाहे ना मौजूद हो, लेकिन ऊपर वाला आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब इसकी एग्जांपल देख लें कि डिनर वाज कुक्ड। अब डिनर क्या था, ऑब्जेक्ट था, और वाज कुक्ड कुक किया गया, बनाया गया बाय जॉन। अब यहाँ पर देख लें कि डिनर हमारे पास ऑब्जेक्ट था और जॉन हमारे पास सब्जेक्ट था। तो डिनर हमारे पास पहले आया, फिर उसके दरमियान हेल्पिंग वर्ब आया। अब जो सिंगुलर है उसके लिए वाज यूज़ होता है, और जो प्लूरल है उसके लिए वर यूज़ होता है। हमारे पास जो डिनर था वो किसने पकाया, वो जॉन ने पकाया। ये हमारे पास पैसिव वॉइस हो। नेक्स्ट हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो नेगेटिव का मतलब भी है कि हमारे पास नेगेटिविटी लाना, किसी चीज़ का इनकार करना। तो सेंटेंस में अगर इनकार आ जाए, यानी नॉट का लफ्ज़ आ जाए, तो वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। हमेशा नॉट से पहले जो है हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास टेंस कौन सा है, और उसकी टाइप्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास ये टाइप है सिंपल पास्ट टेंस, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा डिड। डिड के बाद आप नॉट लगाते हैं, और फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मैं फार्मूला आपको ध्यान से दिखा दूं। ये देखिए, हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया कि प्रेजेंट के लिए डू या डज होता है, वो सिंगुलर या प्लूरल पर डिपेंड करता है। वो भी इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो लाजमी आपसे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और बाद में मेरे पास नॉट आता है। नॉट आना लाजमी है, फिर ही ये नेगेटिव होगा।
ठीक है जी। तो नॉट आता है, फिर मेरे पास आता है बेस, उसके बाद उसकी बेस आ जाती है, फिर उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इसकी एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है दे डिड नॉट, यहाँ डिडंट, यहाँ डिड नॉट वॉच दी मूवी, वो मूवी नहीं देखते। चलें जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव क्या है? तो इंटेरोगेटिव हमारे पास सवालिया जुमले को कहते हैं, जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसका फार्मूला आपके सामने वाज़ेह है और इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। डिड यू गो टू द पार्टी लास्ट नाइट, क्या आप पिछली रात पार्टी पर गए? तो यहाँ पर देखें डिड जो बाद में लगना था एज अ हेल्पिंग वर्ब, वो पहले आ रहा है। ठीक है जी, गो हो गया वर्ब और डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो डिड पहले आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं और फिर उसके आगे सब्जेक्ट लेके जाते हैं, फिर आगे वर्ब लेके जाते हैं, फिर आगे ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं, तो हमारे पास वो एक इंटेरोगेटिव की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इंट्रोगेटिव आप कह सकते हैं, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव ज़्यादातर लफ्ज़ यूज़ होता है जी। चलें जी हम अपनी नेक्स्ट मिसाल अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। पास की नेक्स्ट टाइप है पास कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रखना। यानी अगर पास्ट में बात करें तो हमारे पास जो पास्ट है उसमें जो चीज़ पहले शुरू हुई और पास्ट में जारी थी, उसके बारे में बात करना किसी नुक्ता नज़र से, तो हम कहेंगे ये जी पास्ट कंटिन्यूस है। यानी पास्ट में चीज़ शुरू भी हो रही है और वो पास्ट में जारी भी रह रही है। जैसा कि अगली स्लाइड में मैं उर्दू में दिखाऊँ आपको। तो देखें जी, माजी का मुसलसल ज़माना किसी ऐसे अमल को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में किसी ख़ास मुकाम पर जारी था। मतलब कि किसी ख़ास मुकाम पर कोई चीज़ जारी थी, ठीक है, तो उसे दिखाने के लिए हमने शो करना है किसको, माजी जारी के जुमले को। ठीक है, इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं और इसका मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दूं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास वाज या वर आता है, फिर हमारे पास वर्ब और उसके साथ आईएनजी की फॉर्म लगती है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, शी वाज डूइंग हर होमवर्क, वो क्या कर रही थी, अपना काम कर रही थी। तो अपना काम कर रही थी, शी सब्जेक्ट हो गया, वाज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ पर शी हमारे पास सिंगुलर है इसलिए इसके आगे वाज आया। फिर डूइंग हर होमवर्क, अपना होमवर्क कर रही थी। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसकी भी तीन टाइप्स है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसका भी एक नेगेटिव सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलें जी, चलते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तरफ। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का फार्मूला देख लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस का फार्मूला जो सिंपल इसका फार्मूला है प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए, वो है सब्जेक्ट प्लस वाज वर, यानी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर हमारे पास वर्ब उसके साथ आईएनजी और फिर हमारे पास सब्जेक्ट। तो आई वाज स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम, मैं अपने इम्तहानात के लिए पढ़ रहा था। अब पैसिव की तरफ चलते हैं। तो पैसिव मैंने बताया था कि हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएंगे, फिर हमारे पास, अब कंटिन्यूस की बात आ जाए तो कंटिन्यूस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी की फॉर्म दरकार है। तो इसके आगे क्या लगेगा, इसके आगे बी लगेगा और उसके साथ लगेगी आईएनजी। फिर हमारे पास वर्ब आएगा, तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ब जो पैसिव वॉइस है उसमें जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आया। अब इसे क्या करना है कि हमने इसे कंटिन्यूस करना है। कंटिन्यूस करने के लिए हम इसमें बी फॉर्म लगाएंगे और बी के साथ आईएनजी लगा देंगे, ताकि हमारे पास कंटिन्यूस की कंडीशन भी मुकम्मल हो और हमारे पास पैसिव की कंडीशंस भी मुकम्मल हो। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो वाज और वर है, फिर हमारे पास बी बेइंग, बी के आगे आईएनजी का इजाफा होगा। और चूंकि हमारे पास बी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, तो इसके आगे या तो आईएनजी की फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमारे पास वर्ब की ईडी या ईएन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हमारे पास बाय आएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। जैसे द केक वाज बेइंग बेक्ड बाय द शेफ, कि वो जो केक था वो के बेक्ड किया जा रहा था, किसकी तरफ से, शेफ़ की तरफ से। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके जो नेगेटिव सेंटेंस है उसकी तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में इसका सिंपल सा फार्मूला कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा जो है नॉट आएगा,
फिर हमारे पास वर्ब आ जाता है। वर्ब के साथ आपने आईएनजी को जोड़ना है, ठीक है, जारी रखने के लिए फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, शी वाज नॉट लिसनिंग। अब शी आगे हेल्पिंग वर्ब क्या आया, वाज, और आगे क्या आया, नॉट, जिस जो कि नेगेटिविटी को शो कर रहा है। और फिर हमारे पास आ गया है लिसनिंग, यानी वो सुन रही है टू म्यूजिक एट दैट टाइम, तो वो उस वक्त गाने नहीं सुन रही थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका जी, वो हम पास कंटिन्यूस का देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें हमारे पास वाज या वर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी की फॉर्म लगी, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वर यू, अब वर यू स्लीपिंग व्हेन आई कॉल यू, क्या आप सो रहे थे जब मैंने आपको कॉल की। तो ये जी यहाँ पर देखें, वर जो है हेल्पिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, फिर हमारे पास यू जो है सब्जेक्ट हुआ, फिर हमारे पास जो स्लीपिंग है उसके साथ आईएनजी की फॉर्म लगी है, वो हमारे पास वर्ब यूज़ हुआ है, फिर हमारे पास आ गए ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, वो ऑप्शनल हो जाता है। आपके पास सिंपल सा फार्मूला आ गया कि वाज वर और फिर सब्जेक्ट, फिर हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म साथ उसके आईएनजी और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, आगे जी हम पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है पास्ट का या माजी का जो मुकम्मल हो चुका है, उसकी गुंजाइश ही नहीं कि आगे वो चलेगा। ठीक है जी, वो सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल हो जाना, तो पास्ट परफेक्ट मुकम्मल हो जाना। तो पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीट बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन। यानी आप कहते हो कि एक दौर शुरू हुआ और उस दौर का जो अगला दौर था उसके शुरू होने से पहले पहले पहला दौर ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से पास्ट टेंस की बात है कि ये मुकम्मल हो चुका है, इससे पहले कि हम किसी और चीज़ की बात करें। ठीक है जी, तो पास्ट टेंस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो हैड यूज़ होता है। पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है परफेक्ट के लिए, वो क्या यूज़ होता है, हैड। वैसे तो हमारे पास जो प्रेजेंट है उसमें हैव और हैज़ यूज़ होता है, लेकिन इसमें क्या यूज़ होगा, वो हैड यूज़ होगा। चलें जी, माजी कामिल की तरफ हम चलते हैं। तो माज़े कामिल को हमने अच्छी तरह से स्टडी कर लिया, अब इसकी एग्जांपल की तरफ चलेंगे और इसके साथ स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि हमने देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा जो पास में होगा वो हैड होगा, फिर हमारे पास हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। आप लिखेंगे शी हैड डन हर वर्क। शी जो है वो आपने सब्जेक्ट यूज़ किया, फिर हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, फिर जो पास्ट पार्टिसिपल था वो आपने एज अ वर्ब यूज़ किया, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपने वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया। अच्छा जी, अब जी इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एक्टिव वॉइस आ जाता है, फिर हमारे पास नेगेटिव पैसिव वॉइस, फिर नेगेटिव सेंटेंस और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एक्टिव वॉइस वही है कि सिंपल सा हमारे पास टेंस है और उसका जो जुमला है उसका फार्मूला है, सेम ही है। जैसे हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर हमने ऑब्जेक्ट, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, फिर हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है और वर्ब यूज़ करना है। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होना चाहिए और फिर हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है जी। जैसे नीचे हमारे पास एक एग्जांपल है कि ही हैड फिनिश्ड। अब यहाँ पर ही आया, आगे हैड जो है ये इसका हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश जो है वो वर्ब के साथ लगी हुई थर्ड फॉर्म है। हमारा जो मेन वर्ब है वो फिनिश है और ईडी इसके साथ लग के इसे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। जैसे ही हैड फिनिश हिज होमवर्क, उसने अपना काम कर लिया। इसके पैसिव वॉइस की तरफ चलते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास हैड आएगा, फिर हमारे पास बी आएगा, पी की फॉर्म आएगी। यहाँ पर चूंकि हैड पहले आया इसलिए बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो हमारे पास हैड के बाद हमेशा जितने भी वर्ब होंगे उनके बाद जो है वो हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी लगनी चाहिए। तो यहाँ पर जी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, फिर हमारे पास हैड है, फिर हमारे पास बीन है, फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारे पास बाय, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट। जैसा कि यहाँ पर पैसिव वॉइस की एक एग्जांपल दी हुई है, दी मूवी हैड बीन। दी मूवी, मूवी क्या है जी, ऑब्जेक्ट है,
किसकी तरफ से देखी गई थी, वो लोगों की तरफ से देखी गई थी। सब्जेक्ट भी इतना ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल हो सकता है। तो कहा गया है कि दी मूवी हैड बीन वॉच्ड बाय अस। अस हम कह सकते हैं, हम सब्जेक्ट हैं अस के तौर पर। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का सिंपल सा फार्मूला के हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट की फॉर्म आएगी। जैसे सब्जेक्ट हैड नॉट, अब सब्जेक्ट हमारे पास है, सब्जेक्ट जो भी है, हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, नॉट। फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे शी हैड नॉट स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम बिफोर टेकिंग इट। कहता है कि शी हैड, उसने किया, नॉट नहीं, स्टडीड पढ़ा नहीं, फॉर द एग्ज़ाम एग्ज़ाम्स के लिए, बिफोर टेकिंग इट कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उसने कोई भी जो है पढ़ा कुछ भी नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब हम चलते हैं इसके जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला ये है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास वर्ब आएगा, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्शनल है। जैसे जी मैं पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब ज़ाहिर सी बात है हैड होगा, तो हैड हम लगा लेते हैं आगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट लगा लेते हैं, फिर हम वर्ब लगा लेते हैं। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा, किस में, परफेक्ट में। बाकायदा एंड पे मैं फ्लो चार्ट भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या आपने अपना काम कर लिया, कर चुके हो। तो ये जी हमारे पास तीन तीन टाइप्स हो चुकी। अब लास्ट टाइप रहती है इसकी पास की, जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसकी तरफ बढ़ते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज used to describe an action that began in past and continued up until another point in the past। कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस हम देख सकते हैं कि वो कहीं से चलना शुरू हुआ, किसी पास्ट पॉइंट से चलना शुरू हुआ और किसी पास्ट पॉइंट तक चल रहा है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड होता है और उसके बाद बीन आता है और इसके बाद प्रेजेंट, उसके बाद जो हमारे पास वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी की फॉर्म लगती है। इसका फार्मूला हम इंशाल्लाह देखते हैं आगे जाके। इसका फार्मूला क्या है, एक बार मैं उर्दू में आपको रिवीजन करवा दूं कि माजी का कामल मुसलसल ज़माना किसी ऐसे अमल को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में शुरू हुआ हो और माजी में किसी नुक्ते तक जारी रहा। यानी अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। जारी सी बात है हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा परफेक्ट के लिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी पास्ट पहले, फिर हमारे पास परफेक्ट, फिर हमारे पास कंटिन्यूस। यानी हमने पास्ट भी लाना है, परफेक्ट भी करना है और कंटिन्यूस भी उसे रखना है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद हैड क्या है, वो परफेक्ट की अलामत है, परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है। बीन जो है वो कंटिन्यूस का, जितनी बी की फॉर्में हैं वो कंटिन्यूस के ज़ुमरे में आती हैं। तो परफेक्ट भी हो गया और ज़ाहिर सी बात है कंटिन्यूस हो गया। जैसा कि एग्जांपल देख लेते हैं, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर शी टुक अ ब्रेक। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं टाइम लिखने के, जिसमें सबसे पहले फॉर आता है, फिर सिंस आता है, फिर हाउ लॉन्ग आता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले फॉर आता है, यानी हम लम्हात के बारे में ज़िक्र करते हैं। दो लम्हात के दरमियान जो चीज़ इंडिकेट करती है वो फॉर होती है। हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि ये लम्हात है कौन से, लेकिन हमें ये पता होता है कि जी ये माजी है और माजी के दो नकात के दरमियान के बारे में बात हो रही है, तो हम उसमें यूज़ करते हैं फॉर। जैसे आई हैड बीन स्टडिंग फॉर, अब यहाँ पर फॉर आया 3 आवर्स। अब हमें नहीं पता भाई वो 3 घंटे कौन से हैं जिस घंटे में आपने स्टडी की, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पास फॉर इस्तेमाल हुआ जिसमें हमें पहचान नहीं होती किस चीज़ की जी, एग्जैक्टली हमें टाइम मालूम नहीं होता। नेक्स्ट सिंस के बारे में बात करते हैं। तो सिंस जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम या किसी एक स्पेसिफिक ज़माने के बारे में बात करता है। तो जब भी हम सिंस लगाएंगे तो हम उस ज़माने के बारे में बात करेंगे, हम उस टाइम के बारे में बात करेंगे जिसका हमें बिल्कुल पता है, एग्जैक्टली उस चीज़ का पता है, उस टाइम का पता है। ठीक है, इसकी मिसाल है आई हैड बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क सिंस। अब यहाँ पर सिंस यूज़ हुआ है, मैं 2010 से न्यूयॉर्क में रह रहा हूँ, यहाँ रह रही हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर उसने अपनी जो डेट है, यहाँ पे टाइम है, उसने लम्हात फिक्स कर दिए कि इन लम्हात में मैं इधर रह रहा
चुका होऊंगा। फिर आ जाता है हाउ लॉन्ग। अब हाउ लॉन्ग क्या है, हाउ लॉन्ग जो है वो इज़ यूज टू आस्क अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट, कि हमारे पास जो एक्शन हो रहा है किसी भी पास्ट में उसकी ड्यूरेशन के बारे में बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हाउ लॉन्ग हैड यू, कितनी देर बाद हैड यू बीन वेटिंग फॉर ट्रेन बिफोर इट इज़ फाइनली अराइव्ड। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। एक बार उर्दू में इसका एनालिसिस कर लेते हैं। फ़ार का इस्तेमाल वक्त के दौरानिए की निशानदही करने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैं वाक़े से पहले मैं 3 घंटे तक मुतालिया कर रहा था। फिर हमारे पास सिंस की बात करें तो सिंस के एक ख़ास नुक्ता की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कैलिफोर्निया जाने से पहले 2010 से न्यूयॉर्क में रहा। फिर हमारे पास हाउ लॉन्ग यानी हम कह सकते हैं माजी में किसी कार्रवाई के दौरानिए के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जी अब इसकी हम टाइप्स की तरफ जाते हैं। इसकी भी 3 टाइप्स हैं। हमने 3 ग्रुप्स कह सकते हैं बनाए। सबसे पहले एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और दूसरा हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम जाते हैं अपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। वही सिंपल सा फार्मूला यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास बीन जो है वो हमारे पास, या फिर आप कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस की जो अलामत है, और हमेशा कंटिन्यूस के आगे आईएनजी की फॉर्म लगती है तो हमारी, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, शी हैड बीन स्टडिंग। अब शी हैड तो थर्ड फॉर्म होगी किसकी, बी की। हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है बी की, लेकिन बी खुद एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ फिर आईएनजी लगेगा। तो शी हैड बीन स्टडिंग, स्टडी कर रही फॉर 3 आवर्स बिफोर शी टुक अ ब्रेक, इससे पहले कि वो कोई ब्रेक लेती। तो एक्टिव वॉइस की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आती मेहरबानी फरमा के कमेंट कर दिया करें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दिया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं। और नीचे कमेंट में लाजमी एक बार कमेंट कर दिया करें। चलें जी, हम पैसिव वॉइस की तरफ चलते हैं, पैसिव वॉइस को देखते हैं। तो पैसिव की हम पहले कहते हैं तो मिसाल देख ले। तो दी रिपोर्ट हैड बीन being written by the team for 3 weeks before it was submitted। वैसे मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे पास जो पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, वो यूज़ तो नहीं होता, ना ही हम यूज़ करते हैं। तो आप इसे ना भी करें तो कोई मसला नहीं, फिर भी मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ डाल दिया है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव है वो क्या रंग दिखाएगा। तो नेगेटिव ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएगा, और नॉट लगाने के बाद बीन लगाएगा, और बीन लगाने के बाद हमारे पास आईएनजी की फॉर्म लाजमी लगेगी। वो क्यों लगेगी, चूँकि हमारे पास हैड परफेक्ट को मुकम्मल कर चुका है, और बीन जो है हमारे पास कंटिन्यूस को मुकम्मल करता है, और कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की जो फॉर्म होती है वो आईएनजी यानी हालत जारी में होती है। तो इसका हम देख लेते हैं। शी हैड नॉट बीन, शी हैड जो है हमारे पास फर्स्ट आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा। बीन के बाद वो क्या करेगा कि कंटिन्यूस है तो हमारे पास वर्ब के साथ क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी। फॉर हम जानते हैं कि किसी भी ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है जो हम ड्यूरेशन नहीं जानते। तो फॉर 3 आवर्स यानी तीन जो है पिछले सालों के लिए वो क्या कर रही है, वो स्टडी नहीं कर रही। अब हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब पहले आना, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आना, फिर हमारे पास बीन आएगा, फिर हमारे पास बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसकी हम मिसाल देख लेते हैं। हैड शी बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर शी टुक अ ब्रेक। क्या वो अब क्या आ गया, क्या क्यों आया, क्योंकि हमारे पास हैड जो है वो पहले लिखा गया है। चलें जी, इसकी समरी की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसकी समरी की तरफ देखते हैं ज़रा कि इसकी समरी क्या कहती है। समरी हमें क्या कहती है कि हमारे पास जो वर्ब्स हैं सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव में देखते हैं, या आप कह लें कि हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इंट्रोगेटिव में देखते हैं। तो पास्ट की हम बात करें तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो डिड यूज़ होता है। फिर हमारे पास जो बेस की वर्ब की फॉर्म होती है वो पहली होती है, या फिर आप कह सकते हैं वर्ब की जो फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। आपने ध्यान से देख लिया कि इंट्रोगेटिव में हमारे पास पास्ट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म होती है।
अगर एक्टिव वॉइस में देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी लाजमी है, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता सिंपल में एक्टिव वॉइस में। और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर ले, वो जुमले पे डिपेंड करता है। अब हम पैसिव वॉइस की देखें तो पैसिव वॉइस में आपको सबको पता है कि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट कोई ना कोई लिखना पड़ेगा। फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव वॉइस में आते हैं वो वाज या वर का इजाफा करते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो पास्ट पार्टिसिपल है यानी उसके बाद थर्ड फॉर्म लाजमी आएगी। तो पैसिव में हमारे पास थर्ड फॉर्म आना लाजमी है, जैसे मर्जी आप लेके आए। उसके बाद हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव ज़ाहिर सी बात है, जो हमारे पास इंट्रोगेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा, वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा नेगेटिव के लिए, और उसके आगे हमेशा नॉट का इस्तेमाल होगा क्योंकि हमने इनकार करना है, तो उसमें हमेशा क्या यूज़ होगा, नॉट का यूज़ होगा। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर इंटेरोगेटिव की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास वाज वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं। फिर हमारे पास जो वर्ब है, चूँकि हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो जारी रखने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना चाहेगा, उस पे वर्ब में आईएनजी लगानी पड़ेगी। ये आप सब जानते हैं कि वाज या वर के बाद दो फॉर्में बन सकती हैं, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की हालत जारी। तो यहाँ पर चूंकि हम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो वर्ब के बाद आपने क्या करना है कि आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद वर्ब के आगे आईएनजी फॉर्म लगानी है। इसकी मिसालें मैं दे चुका हूँ पीछे। अब हम जाते हैं एक्टिव वॉइस की तरफ। हम पास्ट की कंटिन्यूस की ही रेफरेंस लेंगे। तो इसमें हमारे पास एक्टिव वॉइस में सिंपल जो है वाज वर्ब के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी की फॉर्म लगती है वर्ब के साथ, और बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह। पैसिव वॉइस में चलें तो पैसिव वॉइस में आपको ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। तो हेल्पिंग वर्ब के आगे एक कैटेगरी यूज़ होती है जिसे बी का नाम देते हैं। तो बेइंग वो बनाएगी, उसमें हालत जारी भी आ जाएगी, और हमारे पास जो है सूट भी उसमें हालत जारी आ जाएगी, और हमें सूट भी वो करेगा लाजमी इंशाअल्लाह ताला। और नेक्स्ट हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव में देखें तो हमारे पास जो वाज वर है उसके बाद हमेशा नॉट का जो है वो इंडिकेशन होगी, क्योंकि हमने इनकार करना है। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट, और फिर हमारे पास वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। तो परफेक्ट में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैड होगा, ठीक है जी। ये हैड चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हैड होगा। उसके बाद हम हमेशा वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हमेशा हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव एक सवालिया है। तो हमारे पास सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव में हमारे पास बिल्कुल जी सबसे पहले जो है वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट, फिर हमारे पास वर्ब, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में सिंपल जैसे सेंटेंस होता है, हमारे पास के सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पास वर्ब आया, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आया। पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में हमारे पास हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ेगा और सब्जेक्ट को अंदर लेके जाना पड़ेगा, और उनमें ऑब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब हमें ग्रामर से मिल जाते हैं, और पास के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो वाज और वर हैं। उसके बाद क्या लगाना है, आपने बी की फॉर्म लगानी है। वाज वर के बाद बी आई एन जी लगे, बी की फॉर्म लगेगी फर्स्ट फॉर्म और साथ आई एन जी, ठीक है जी। और जैसे वो लगेगी वो खुद एक, चूँकि हेल्पिंग वर्ब है तो वो वर्ब को क्या बना देगा, थर्ड फॉर्म बना देगा। और यही तो असूल है कि हमारे पास जब भी पैसिव वॉइस आता है तो हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आते हैं। अगर नेगेटिव आ जाता है सिंपल, आपके पास जो परफेक्ट की बात करें तो हमारे पास जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, और उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, और फिर हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल यानी हमारे पास थर्ड फॉर्म हैड के बाद, ठीक है, नॉट लगने के बावजूद। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो हमारे पास हैड बीन यूज़ होता है, उसके बाद वर्ब यूज़ होता है, और वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। और हैड बीन के बाद अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले लगेगा हैड बीन प्लस वर्ब प्लस
उसके बाद ING। वैसे इंट्रोगेटिव और हमारे पास जो पैसिव वॉइस हैं ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते। अगर आप करना चाहते हैं तो कर ले, अगर नहीं करना चाहते तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। ज़्यादातर जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है वो हमारे पास एक्टिव वॉइस होता है और नेगेटिव यूज़ होता है। तो ये थी जी आज की हमारी समरी और ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है ये लेक्चर पसंद आया होगा। यकीनन ये थोड़ा सा लेंथी लेक्चर था, लेकिन ये इसमें मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियोज़ को लाइक करना, वैसे शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।